सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात का मतलब अच्छी सुबह, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चे, हिंदी में इसको सुप्रभात कहते हैं। हमारी पहले व्याकरण जानेंगे कि संज्ञा होता क्या है। अगर हमें संज्ञा की परिभाषा क्लियर हो गई तो समझो संज्ञा का टॉपिक बहुत इजी है। सबसे पहले मैं संज्ञा का बताना चाहूँगी। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी भी वस्तु का नाम, उसे हम संज्ञा कहते हैं। बच्चे जैसे हर एक चीज़ का नाम होता है, हर एक चीज़ का। आप ये सोचो कि अगर संसार में इन चीज़ों का नाम नहीं हो तो हम उसे कैसे बुलाएंगे। जैसे बच्चे आप हो, आप सबका नाम अलग अलग है, आपके मम्मी पापा ने रखा है, लेकिन अगर आपका कोई नाम ना हो तो हम आपको कैसे बुलाएंगे। ए, ओ, नी, ये तो गलत है ना, ऐसे नहीं हम बुला सकते। हाँ, तो हम फिर आपको आपके नाम से बुलाएंगे। इसी तरीके से कोई वस्तु है, उनका भी नाम है। किसी भी तरह की कोई वस्तु है संसार के अंदर, सबका नाम होता है। हाँ, ये हो सकता है कि उस वस्तु के नाम के बारे में हमें पता ना हो, लेकिन नाम जरूर होता है। कोई स्थान है, कोई स्थान ऐसा नहीं है बेटे जिसका नाम ना हो। हर एक जगह का नाम होता है, हर एक भाव का, इमोशन का नाम होता है। अगर इनके नाम नहीं होंगे तो हम उनको बुलाएंगे कैसे। हम उन बात ही नहीं कर पाएंगे अपनी अच्छे से, क्योंकि जब नाम होगा तो जिसके बारे में बता रहे हैं तभी हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि मैं उसके बारे में बता रहा हूँ या बता रही हूँ। तो संज्ञा का अर्थ क्या हो गया? संज्ञा का अर्थ है नाम। हाँ, तो अब बच्चे ये क्लियर है परिभाषा इसकी। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक जने का नाम है, हर एक व्यक्ति का नाम है, हर एक लेडी का नाम है, फीमेल का नाम है, मेल का नाम है, बच्चे का नाम है, बूढ़े का नाम है। इसी प्रकार हर एक वस्तु का नाम है, उसी प्रकार हर एक स्थान का नाम है। अगर ये नाम नहीं हो तो आप ये सोचो कि हम इसको कैसे बुलाएंगे। तो परिभाषा क्लियर है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अब अगर जब तक हम परिभाषा के अंदर उदाहरण नहीं देंगे तब तक परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। जैसे मैंने व्यक्ति लिखा तो मैंने महात्मा गांधी लिख दिया, वस्तु लिखा तो मैंने किताब लिख दिया, स्थान लिखा तो मैंने आगरा का नाम दे दिया, भाव लिखा तो मैंने मिठास का नाम दे दिया। तो मैंने आपको जितनी परिभाषा के अंदर चीज़ें बताई हैं, मैंने उसके नाम बता के आपको उदाहरण से क्लियर किया है कि ये इनके नाम हैं। तो इसी को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे संज्ञा के भेद। बच्चे, आपने अपनी क्लास 3rd और 4th के अंदर में भी संज्ञा के भेद 3 पढ़े होंगे। एक जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक। लेकिन आपकी ग्रामर की बुक के अकॉर्डिंग मैं आज आपको इसके 5 भेद पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपकी बुक के अंदर इसके 5 भेद दिए हुए हैं। तो 5 भेद अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला भेद जब मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चे, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद हमने 5 पढ़ने हैं। सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा। लेकिन जो आपने पहले पढ़े हैं वो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक हैं। 2 इसके अंदर और आए हैं, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो बेटे, सबसे पहले मैं आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी। जो शब्द किसी विशेष वस्तु या प्राणी का नहीं, जो शब्द
किसी विशेष वस्तु या प्राणी का नहीं अपितु संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष वस्तु या प्राणी का नहीं अपितु संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, पहाड़, नदी, नेता आदि। अब बच्चे ये कैसे, जाति कैसे हो गई? मैंने सिर्फ बात की है, जैसे मैंने यहाँ बात कर रही हूँ नदी की, तो नदियों में गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है, कावेरी भी है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे नाम क्या लिया है? नदी। नदी क्या हो गई? इन सारों की जाति हो गई, सारी नदियों का नाम आ गया इसके बारे में। और आपको नहीं पता मैं किस नदी के बारे में पढ़ रही हूँ। गंगा के बारे में आपको बता रही हूँ, कावेरी के बारे में बता रही हूँ, सरस्वती के बारे में बता रही हूँ। तो नदी क्या है? जाति है। इसी तरीके से आप पहाड़ भी ले सकते हो कि मैं किस पहाड़ की बात कर रही हूँ। पहाड़ों में तो सारे पहाड़ आ गए, लेकिन मैं किस पहाड़ की बात कर रही हूँ ये आपको नहीं पता। तो पहाड़ क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया, जिसके अंदर सारे पहाड़ हैं। इसी प्रकार नेता ले लो। नेता में भी मैं किसी खास बीजेपी, कांग्रेस इनकी बात नहीं कर रही हूँ, नेता में सभी आ गए। घोड़ा घास खाता है, तो घोड़ा कई किस्म के होते हैं, कई जातियाँ होती हैं इसकी, लेकिन इसका नाम एक घोड़ा ही है। इसकी अंदर से प्रजाति बहुत होती हैं, बहुत प्रजातियाँ होती हैं घोड़े की। तो इसीलिए मैंने इसकी कोई किस्म नहीं बताई, मैं सिर्फ आपको इसकी जाति के बारे में बता रही हूँ। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि जो शब्द किसी विशेष वस्तु या प्राणी का नहीं अपितु संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके अंदर बेटे इसके एग्जाम्पल देंगे हम, जैसे घोड़ा, पहाड़, नदी, नेता, किताब भी दे सकते हो, किताब आदि। किताब कोई भी हो सकती है, इंग्लिश की, पंजाबी की, हिंदी की, किसी की भी हो सकती है। बेटे अब दूसरा हम इसका जो भेद है वो करेंगे। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जाति और व्यक्ति में बहुत फर्क है। जाति में हम पूरी जाति को ले रहे हैं, लेकिन व्यक्ति में हम किसी विशेष व्यक्ति वस्तु को ले रहे हैं। यही इसकी डेफिनेशन है। जो शब्द किसी विशेष वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी विशेष वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है नरेंद्र मोदी और गंगा। जातिवाचक में मैंने एग्जाम्पल लिया था नदी और नेता। नदी क्या हो गई? स्पेशली इसमें गंगा हो गई, और नेता इसमें स्पेशली क्या हो गया? नरेंद्र मोदी हो गया। तो इस तरीके से मैंने व्यक्तिवाचक को ऐसे परिभाषित किया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गई? जिसमें किसी विशेष वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरे बच्चे इसका भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब ही क्या होता है? लिक्विड, लिक्विड फॉर्म के अंदर, जिसको गिना नहीं जा सकता, सिर्फ तोला और मापा जा सकता है। कोई धातु भी हो सकती है उसके अंदर। वैसे द्रव्य को हम लिक्विड का नाम लेते हैं, लेकिन जो संज्ञा के अंदर नाम आया है उसमें है कि जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे हम मिट्टी को काउंट नहीं कर सकते, चावल है उनको काउंट नहीं कर सकते, आटा है उनको काउंट नहीं कर सकते, दूध को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके लिए बोलते क्या है कि 1 लीटर दूध ले आओ, 4 किलो चावल ले आओ। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराए, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लाल मिर्च ले आए, ये भी द्रव्यवाचक के अंदर आ गया, क्योंकि इसको गिन नहीं सकते, सिर्फ ये तोली या मापी जा सकती है कि कितनी चाहिए, पाव चाहिए, आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, तो इसीलिए इसको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर लिया गया है।
हाँ जी बच्चे, इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ भेद है संज्ञा का, वो है समूहवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है समूह, इट मीन्स ग्रुप के अंदर, ग्रुपिज्म। समूहवाचक संज्ञा जो शब्द समूह या समुदाय को प्रकट करते हैं, जिसमें हमें समूह के बारे में पता चलता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, पंक्ति, टोली, ढेर आदि। लेकिन इसको हम समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंदर हमें यहाँ इकट्ठी चीज़ों का पता चलता है, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कक्षा, सेना, ढेर, पंक्ति आदि। बेटे इसका जो लास्ट है, लास्ट इसका भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है हमारे इमोशंस। तो इसके इमोशंस के अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो है, जो शब्द किसी के गुण या दोष, दशा, स्वभाव को प्रकट करता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी को गुस्सा आया है बहुत ज़्यादा, तो उसके एक्सप्रेशन से हमें पता चलेगा कि आज बहुत गुस्से में है। लेकिन अगर वो खुशी खुशी एंटर कर रहा है तो हमें उसके एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि आज वो बहुत खुश है। जैसे मिठास, बचपन, ईमानदारी आदि। हम किसी के गुण के बारे में बताएं तो वो ईमानदार है। अगर हम कोई कहें कि बेईमान, तो वो क्या है? बेईमान उसका दोष हो गया, तो बुराई है वो उसकी। ईमानदारी क्या है? उसकी अच्छाई है। तो इसीलिए जो शब्द किसी के गुण या दोष, दशा, स्वभाव को प्रकट करता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चे भाववाचक संज्ञा के अंदर हम उसी किसी को छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन अनुभव जरूर कर सकते हैं। अनुभव से हमें पता चलता है, जैसे कोई चीज़ है खाने में टेस्ट करना है, अगर वो खट्टी है हमारी जीभ को पता चलेगा, हमने टेस्ट किया कि ये खट्टा है, ये मीठा है। और किसी का बच्चे का बचपन है तो हम कहेंगे ये बचपन, इसका बचपन है, इस बच्चे का बुढ़ापा है। तो ये चीज़ें हमें क्या है, इनको छू नहीं सकते, हम अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करके हम बता सकते हैं कि ये किस कंडीशन के अंदर है। तो भाववाचक संज्ञा क्या हुई? जो शब्द किसी के गुण या दोष, दशा, स्वभाव को प्रकट करता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बचपन, ईमानदारी आदि। हाँ जी बच्चे, आज हमने संज्ञा की परिभाषा व संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ा। संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ा कि संज्ञा क्या है, संज्ञा का अर्थ क्या होता है। संज्ञा के भेद की परिभाषा को भी अच्छे से हमने डिस्कस किया है। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बुकवर्क करके आपको PDF करके भेज दूंगी। तो आप बच्चे खुद से भी पहले ट्राई करोगे, जितना मैंने समझाया है उसके अकॉर्डिंग कोशिश करोगे कि बुकवर्क हम खुद से कर सकें। अगर आपको खुद से नहीं हुआ तो 2 या 3 दिन बाद मैं इसकी PDF भेजूंगी, तो आप उसमें से देख के कर लेना। और अगर आपने कर लिया हो तो आप मेरे वाले बुकवर्क के साथ अपने वाले बुकवर्क को टैली कर लेना कि आपका सही है या गलत है। बच्चे कई बार मिस्टेक भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से देख के समझ के करना कि क्या भेद दिया है, उसका क्या अर्थ है और हम इसको किस रूप में हमने लेना है। हाँ जी बच्चे, ओके, धन्यवाद। भेद। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़्मा आदि। वस्तु गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी आदि। प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी,
गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी आदि। भाव, क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास आदि। स्थान, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा आदि। इनके अलावा रिश्ते, मौसम, धातु, पदार्थ आदि भी संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, परंतु अब इसमें अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 2 भेद और सम्मिलित हो गए हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। ये भेद इस प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, क द्रव्यवाचक संज्ञा, ख समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। विशेष व्यक्ति। इस वाक्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विशेष व्यक्ति हैं। यहाँ हमने उनके नाम से उन्हें संबोधित किया है। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। विशेष वस्तु। ऋग एक वेद है जो कि लिखित रूप में मौजूद है। ऋग्वेद एक विशेष पुस्तक है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। निश्चित स्थान। इस वाक्य में एक विशेष स्थान का बोध हो रहा है। दिल्ली एक निश्चित स्थान है। इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जब किसी विशेष व्यक्ति, निश्चित स्थान एवं विशेष वस्तु की बात की जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। 2. जातिवाचक संज्ञा। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाली संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है। इस वाक्य में केवल किताब कहा गया है, अर्थात वो कोई भी किताब हो सकती है। यहाँ किताब के पूरे समूह की बात की गई है। बच्चे विद्यालय जाते हैं। इस पंक्ति में केवल बच्चे कहा गया है, अर्थात किसी विशेष बच्चे के बारे में नहीं, अपितु सभी बच्चों की बात की गई है। आज हम फल खाएंगे। इस वाक्य में किसी फल का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि यहाँ फलों के समूह की बात की गई है। यदि मैं यहाँ कहूँ कि मैंने आज आम खाया था, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि आम की किसी विशेष प्रजाति का नाम नहीं लिया गया है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। द्रव्यवाचक वह संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल आदि। समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर आदि। समूहवाचक संज्ञा के समूह के प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। जैसे पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली,
कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड। 3. भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य इत्यादि। भाववाचक संज्ञा में उन गुणों का बोध होता है जिसका अनुभव हमारा मन या हृदय करता है, किंतु हम उन्हें ना तो देख सकते हैं ना ही स्पर्श कर सकते हैं। जैसे क्रोध, आक्रोश, मिठास, शत्रुता, मित्रता आदि। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जातिवाचक संज्ञा से मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, देव, देवत्व, ममता, ममत्व, चोर, चोरी। सर्वनाम शब्दों से स्व, स्तव, अपना, अपनापन, निजी, निजता, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व। विशेषण शब्दों से वीर, वीरता, खट्टा, खटास, आलसी, आलस्य, चालाक, चालाकी, गहरा, गहराई, गरम, गरमाई। क्रिया शब्द से थकना, थकावट, जीतना, जीत, हंसना, हंसी, सींचना, सिंचाई, लिखना, लिखाई, देखना, दिखा,